देखते हैं आपके प्रथम प्रश्न पत्र का प्रथम अध्याय का 5वां टॉपिक है वर्ड। तो वर्ड किसे कहते हैं, सबसे पहले हम लोग जानेंगे वर्ड किसे कहते हैं। वर्ड की परिभाषा भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड कहलाती है, अथवा भाषा की न्यूनतम इकाई जिसको कि खंडित नहीं किया जा सकता वर्ड कहलाती है। वर्ड को ही हम लोग क्या कहते हैं, अक्षर। और अक्षर को हम लोग नाम से स्पष्ट कर लें, इसकी परिभाषा वर्ड की अगर परिभाषा समझने में आपको कठिनाई महसूस हो रही है तो हम लोग इसकी परिभाषा इसके दूसरे नाम से स्पष्ट करते हैं। अक्षर क्या है, अक्षर। यह दो शब्दों से मिलकर बना और क्षर, जहां का अर्थ होता है नहीं और क्षर का अर्थ होता है नाशवान। अर्थात जो नाशवान नहीं है अथवा जिसका नाश न किया जा सके उसे क्या कहते हैं, अक्षर। इस प्रकार से स्पष्ट हो जाना चाहिए कि भाषा की सबसे न्यूनतम इकाई जिसका कि नाश न हो सके, जिसको कि हम लोग खंडित न कर सके, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्ड या अक्षर। अथवा मुख से निकलने वाली प्रत्येक सार्थक ध्वनि जिसका कि खंड न किया जा सके उसे क्या कहेंगे, वर्ड या अक्षर। तो वर्ड से हमारी बनती है वर्णमाला। जैसा कि वर्ण और माला नाम से स्पष्ट होना चाहिए, वर्णमाला किसे कहेंगे, यह तो आपके सिलेबस में है नहीं, थोड़ा सा देख लीजिए। वर्ण और माला दो शब्दों से मिलकर के बना है वर्णमाला। आपकी कक्षा में बताया गया था जैसे कि जिस प्रकार से फूलों को एक सही क्रम में पिरो दें तो फूलों की माला बन जाती है, अगर उसी प्रकार से वर्णों को एक निश्चित क्रम में पिरो दें तो वर्णों की माला बन जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्णमाला। हिंदी की वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण आते हैं, नंबर 1 होता है स्वर और नंबर 2 होता है व्यंजन। इस प्रकार से स्वरों की संख्या कितनी होती है यहाँ पे लिख दिया गया है पहले से ही आपको। स्वरों की कुल संख्या 11 होती है और व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है, 41। और कुल वर्णों की संख्या 11 + 41 बराबर हो जाएगी 52। और यह संख्या 52 कैसे होगी, यह आपको जुड़वा दिया जाएगा। वर्ण, स्वर और व्यंजन पढ़ाने के बाद यह आपको जोड़ दिया जाएगा, जोड़ करके आपको दिखा दिया जाएगा यह 52 कैसे आ रही है। तो वर्ण हम लोग जान लिए। वर्ण के बाद अब वर्णों को इनके गुणों के आधार पर हम लोग बांटेंगे। बांटने पर हम लोग पाते हैं कि वर्णों के कितने प्रकार होते हैं। एक प्रकार होता है स्वर वर्ण और दूसरा प्रकार होता है व्यंजन वर्ण। बात उठती है स्वर वर्ण किसे कहते हैं। अब हम लोग स्वर वर्ण की बात करते हैं, इसके बाद व्यंजन वर्ण की बात करेंगे। स्वर वर्ण, स्वर वर्ण किसे कहते हैं, स्वर वर्ण को जान ले पहले। स्वर किसे कहते हैं, जिनका उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें हम लोग स्वर कहते हैं। अथवा वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारे अंदर से आने वाली प्राण वायु बिना किसी अवरोध के सीधा बाहर निकल जाती है, स्वर वर्ण कहे जाते हैं। अथवा वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारे उच्चारण यंत्र आपस में रगड़ नहीं खाते, उन्हें क्या कहेंगे, स्वर वर्ण। कुल मिला जुला करके कहने का तात्पर्य बस इतना है कि स्वर वर्ण वे वर्ण कहलाते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र होता है, जिनका उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता से नहीं किया जाता, उन्हें क्या कहा जाएगा, स्वर वर्ण। क्लियर है। अब जान ले हम लोग स्वर वर्ण, इनके गुणों के आधार पर स्वर वर्णों को भी हम लोग कितने भागों में बांटे हैं, 4 भागों में बांट करके इनका अध्ययन करेंगे। स्वर वर्ण का पहला प्रकार होता है मुखाकृति के आधार पर। जैसे हम लोग उच्चारण करते हैं, उच्चारण की दृष्टि से, मुख की आकृति की दृष्टि से, ओठ की आकृति की दृष्टि से, सारी दृष्टि से इसका विभाजन हो चुका है। नंबर 1 आपको दिख रहा है मुखाकृति के आधार पर स्वर वर्ण, और नंबर 2 है ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर वर्ण। नंबर 3 है आपका उच्चारण समय के आधार पर स्वर वर्ण, और नंबर 4 आपका है उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर वर्ण। अब हम लोग बात करते हैं मुखाकृति के आधार पर स्वर वर्ण।
मुख आकृति के आधार पर स्वर वर्ण को कुल मिला जुला करके 6 भागों में बांटा गया है। और किस प्रकार से बांटा गया आप लोग देख लीजिए। नंबर 1 होता है अग्रस्वर। नाम से स्पष्ट करिएगा, बहुत अधिक, क्योंकि यह सीमित कक्षा पढ़ाना है, सीमित समय के अंदर पढ़ाना है, बहुत अधिक मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा। आप लोग नाम से स्पष्ट करिए और पूरे ध्यान से देखिए। अग्रस्वर किसे कहते हैं? नाम से स्पष्ट होना चाहिए आगे का स्वर, अर्थात मुख के या जिह्वा के, मुख के नहीं बल्कि जिह्वा के अगले भाग से जिन स्वरों का उच्चारण होता है उन्हें कहते हैं अग्रस्वर। समझ में आया? जिह्वा के अगले भाग से जिन स्वरों का उच्चारण होता है उन्हें क्या कहेंगे? अग्रस्वर। जैसे अ, छोटी ई, बड़ी ई, ए और ऐ। अग्रस्वरों में अ, छोटी ई, बड़ी ई, ए और ऐ आते हैं। अब इसके ठीक विपरीत आइए पश्च स्वर। अग्रस्वर यानी जिह्वा के, जिनका उच्चारण जिह्वा के अगले भाग से हुआ था उन्हें हम लोग क्या कहें? अग्रस्वर। अब जिनका उच्चारण जिह्वा के पिछले भाग से होगा उन्हें क्या कहेंगे? पश्च स्वर। सीधी सी परिभाषा नाम से स्पष्ट है। जिन स्वरों का उच्चारण जिह्वा के पिछले भाग से होता है उन्हें क्या कहते हैं? पश्च स्वर। जैसे आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और औ। आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और पश्च स्वर के अंतर्गत आते हैं। देखिए आपके सिलेबस में तो है नहीं, ये जो अ है, अ, आप लोग जानने के लिए जान लीजिए, आपके सिलेबस में दिया नहीं था लेकिन इतना जानते रहिए। अग्रस्वर और पश्च स्वर के अलावा स्वर की एक और श्रेणी बांटी गई थी, हो सकता है कहीं पर पढ़ने को मिले, मध्य स्वर। और मध्य स्वर के अंतर्गत आने वाले स्वरों की अगर पूछें मध्य स्वर के अंतर्गत कौन सा स्वर आता है तो यह अ है। अर्थात जिस नाम से ही मध्य स्वर को भी स्पष्ट कर लीजिए। जिसका उच्चारण, जिन स्वरों का उच्चारण जिह्वा के मध्य भाग से होता है उन्हें मध्य स्वर कहते हैं। जैसे अ। अब आ जाइए नंबर 3, समृत स्वर। समृत स्वर किसे कहते हैं? पहले इसको देखिए, समृत को देखिए। समृत किसे कहते हैं? समृत का अर्थ होता है संकुचित, अर्थात संकुचित हमारा क्या रहेगा? मुख होगा। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख कम मात्रा में खुलता है या मुख संकुचित रहता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? समृत स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमारा मुख कम खुलता है उन्हें क्या कहते हैं? समृत स्वर। जैसे छोटी ई, बड़ी ई, ऊ और बड़ा ऊ। और इसके बाद होता है अर्ध समृत। समृत क्या था हमारा? जिनका उच्चारण करते समय मुख कम मात्रा में खुलता है उसे हम लोग समृत कहते हैं। अर्ध समृत, समृत का ही रूप दिखाई दे रहा है लेकिन समृत के पहले लगा हुआ है अर्ध, अर्थात हमारा मुख कम तो खुले यानी समृत तो हो लेकिन क्या हो? अर्ध। अर्थात समृत की तुलना में थोड़ा सा अधिक अगर हमारा मुख खुलता है, जिन वर्णों, जिन स्वर वर्णों का उच्चारण करते समय हमारा मुख समृत से थोड़ा सा अधिक खुलता है उन्हें अर्ध समृत स्वर कहते हैं। जैसे ए और ओ, सामने आपके लिखा गया है, देख लीजिए, ए और ओ अर्ध समृत स्वर कहे जाते हैं। विवृत स्वर, विवृत स्वर, इसको क्या कहते हैं? विवृत स्वर को जिनका उच्चारण करते समय मुख पूर्ण रूप से खुल जाए उन्हें क्या कहेंगे? विवृत स्वर। वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय मुख पूरी तरह से खुला हुआ होता है उन्हें कहते हैं विवृत स्वर। जैसे आ, यहाँ पे लिखा हुआ है आ। और इसके बाद आता है आपका अर्ध विवृत स्वर। अर्ध विवृत स्वर क्या होगा? वही चीज है, नाम से विवृत तो हो लेकिन अर्ध हो, अर्थात विवृत में मुख आपका पूरा खुला था लेकिन अर्ध विवृत में क्या होगा? विवृत से थोड़ा सा कम और अर्ध समृत से थोड़ा सा अधिक। विवृत से कम और अर्ध समृत से थोड़ा सा अधिक। जिन स्वर वर्णों का उच्चारण करते समय हमारा मुख विवृत स्वरों से कम और अर्ध समृत स्वर से अधिक खुलता है उन्हें क्या करते हैं? अर्ध विवृत स्वर। जैसे ऐ। इतना स्पष्ट है। अब हम लोग आगे देखते हैं
ओष्ठाकृत के आधार पर। थोड़ा सा यही लेंदी था, इसके बाद बहुत आसान सा है, ओष्ठाकृत के आधार पर। नाम से स्पष्ट है, जिन स्वर वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे ओठ की आकृति बदलती है, उसी आकृति के आधार पर यह विभाजन है। नंबर 1 है वृत्ताकार स्वर। देखिए, स्वर वृत्ताकार नहीं होंगे, नाम क्या है, ओष्ठाकृति। हमारे होठ की आकृति अगर वृत्ताकार होती है तो ऐसे स्वर कहे जाते हैं वृत्ताकार स्वर। अर्थात जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमारे होठ वृत्त के आकार के होते हैं अथवा गोल होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, वृत्ताकार स्वर। जैसे उ, बड़ा उ, ओ और औ। इनका उच्चारण करते समय आप लोग स्वयं उच्चारण करके देख लीजिएगा। उ और बड़ा उ, ओ और औ का उच्चारण करते समय हमारे होठ की आकृति गोल होती है, इसलिए वृत्त के समान होती है, इसलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, वृत्ताकार स्वर। और दूसरा आता है आपका अवृत्ताकार स्वर। अर्थात जहां वृत्त न बने, जिन स्वर वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे होठ गोल न हो या हमारे होठ वृत्त न बनाए या हमारे होठ की आकृति वृत्त के समान न बने या हमारे होठ की आकृति गोल न हो, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, अवृत्ताकार स्वर। यही 4 स्वर निकाल देते हैं, अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, ए और ऐ। अवृत्ताकार स्वर कहे जाते हैं। अब स्वर वर्ण का तीसरा विभाजन आपका आता है उच्चारण समय, या इसी को कहते हैं हम लोग मात्रा। लिखने में थोड़ी सी कठिनाई हो रही है। उच्चारण समय या मात्रा के आधार पर स्वर वर्ण का विभाजन। इस प्रकार से उच्चारण समय के आधार पर स्वर वर्ण का 3 विभाजन दिया गया है। आपको 3 विभाजन पढ़ना है। नंबर 1 होता है ह्रस्व स्वर, नंबर 2 होता है दीर्घ स्वर, नंबर 3 होता है प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, अब बात आती है ह्रस्व स्वर की। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? सबसे पहले तो हम लोग जान लें ह्रस्व क्या होता है। ह्रस्व मतलब होता है लघु। आपको बताया गया है, आपकी कक्षा में मेरे द्वारा ही बताया गया है, आपको विदित होना चाहिए। ह्रस्व का अर्थ होता है लघु, अर्थात ह्रस्व के बाद स्वर है, हमको पढ़ना है ह्रस्व स्वर अर्थात लघु स्वर, छोटा स्वर। इसकी परिभाषा देख लीजिए। परिभाषा ह्रस्व स्वर की होगी, जिन स्वर वर्णों का उच्चारण करते समय एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर। अब एक मात्रा हम लोग पढ़े होंगे, दोहा, सोठा, चौपाई, यहाँ एक मात्रा लगती है और दो मात्रा ऐसे लगती है। अब हम लोग बात करते हैं एक मात्रा की, तो इस वाले एक, अर्थात एक मात्रा ऐसे लगाते हैं और 2 मात्रा हम लोग ऐसे लगाते हैं। इसी वाली मात्रा की बात यहाँ पर हो रही है। जिन स्वर वर्णों का उच्चारण करते समय एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर। जैसे अ, ई, उ और री। ह्रस्व अ, ह्रस्व री, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और ह्रस्व री। री की बात है, यह काफी विवादित है, इसको छोड़िए, अभी तो आपको ये सब पढ़ना है। इसका विवाद क्या है, विवाद क्या नहीं, इसको छोड़ दीजिए। ह्रस्व री जान लीजिए। री 2 प्रकार का होता है, एक ह्रस्व होता है, एक दीर्घ होता है। हम लोग ह्रस्व री की बात कर रहे हैं। ह्रस्व स्वर ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें हम लोग ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 है, अ, ई, उ और री। इसके बाद आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? अब यही ह्रस्व था, यह गुरु था, गुरु को हम लोग दीर्घ कहते हैं। अर्थात 2 मात्रा का समय, जिनके उच्चारण में, ऐसे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर। जैसे आ, बड़ा ई, बड़ा उ और संयुक्त ए, ऐ, ओ और औ। इन स्वर वर्णों को हम लोग क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर वर्ण। अगला आता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या है कि इसको खींचा जाता है। यहाँ पे लिखा गया है प्लुत स्वर किसे कहते हैं। प्लुत स्वर किसे कहते हैं, यहाँ पे खींचा जाता है। कैसे खींचा जाता है आपको विदित होना चाहिए। अगर नहीं विदित है तो थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, बाद में भूलेगा नहीं। प्लुत स्वर किसे कहते हैं? परिभाषिक रूप से इसको बताया जा सकता है कि ऐसे स्वर जिनका उच्चारण
कम से कम, देखिए कई प्रकार की परिभाषाएं देखने को मिली हैं। सीधी सीधी परिभाषा आपको ऐसे मिली है कि वह स्वर वर्ण जिसका उच्चारण करने में 3 मात्रा का समय लगता है उन्हें हम लोग प्लुत स्वर कहते हैं। लेकिन कदाचित यह अनुचित परिभाषा हमको जान पड़ती है। कहना तो चाहिए कि ऐसे स्वर वर्ण जिनका उच्चारण करते समय 3 मात्रा या इससे अधिक का समय लगे उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? प्लुत स्वर। प्लुत स्वर जैसे ओम, ओम में यह जो स्वर प्रयुक्त किया गया है, जो खींचा गया है, जो खिंचाव होता है, वही आपका प्लुत हो जाता है। बहुत से लोग कहते हैं कि बस ओम ही है, प्लुत स्वर में बस हम लोग ओम ही को जानते हैं। लेकिन तो आप लोग जान लीजिए ओम ही नहीं है, हम लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में प्लुत स्वर का अधिक से अधिक उपयोग करते हैं। कोई दूर पे है, जैसे राम नाम का लड़का दूर खड़ा है, हम लोग उसको बुलाते हैं चिल्ला करके, जो खिंचा होता है राम, तो जो खिंचा हुआ है रा के बाद ये जो खिंचा हुआ है वही आपका प्लुत है। और परिभाषा हमने कैसे कहा था कि कम से कम 3 मात्रा या इससे अधिक का समय लगे उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्लुत स्वर। 3 मात्रा का तो ठीक है, 3 मात्रा, लेकिन जब हम लोग चिल्लाते हैं तो कितनी मात्राएं लगा देंगे इसका हमें संज्ञान नहीं रहता है। तो कम से कम 3 मात्रा का समय लगे उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्लुत स्वर। यह आपको स्पष्ट होना चाहिए, हमारी समझ से हो चुका होगा। आइए अगला उच्चारण देख लेते हैं, अगला विभाजन देख लेते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर वर्ण का विभाजन 2 प्रकार से किया गया है। एक होता है अनुनासिक स्वर और दूसरा होता है निरानुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर किसे कहते हैं? ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय हवा मुख के साथ साथ नाक से भी बाहर निकलती है उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं। जैसे यह चंद्र बिंदी है, अब यह चंद्र बिंदी किसी मात्रा के साथ लग जाती है, जैसे हम लोग कहते हैं, यहीं पर देख लीजिए, इसी को बढ़ा दे रहे हैं, माँ। यह जो मात्रा आपकी आ की मात्रा लगी है, अब इस आ की मात्रा का उच्चारण जो हो रहा है इस चंद्र बिंदु के कारण नाक और मुख दोनों से हवा निकलने से इसका उच्चारण संभव हो पा रहा है, माँ। और यह डाट जो बिंदी होती है, कहीं कहीं यह बिंदी भी लगती है और इस बिंदी के लग जाने के कारण जो मात्रा होती है उसका उच्चारण भी नाक और मुख से होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? अनुनासिक स्वर। ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय हवा मुख के साथ साथ नाक से भी बाहर निकलती है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? अनुनासिक स्वर। और दूसरा है निरानुनासिक स्वर, इसका ठीक विपरीत, ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय हवा नाक से बाहर न निकल के सिर्फ और सिर्फ मुख से बाहर निकलती है उन्हें निरानुनासिक स्वर कहते हैं। स्पष्ट है?